नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित आपका स्वागत करता हूं इन्वेस्ट ओरिजिन चैनल में। आज हम बात करेंगे इन्फो एज के बारे में। अगर मैं सीएजीआर टर्म्स में बात करूं तो पिछले 10 साल में इन्फो एज ने 29% के रिटर्न दिए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इन्फो एज का एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे हिस्ट्री और मैनेजमेंट के साथ, फिर देखेंगे बिजनेस मॉडल और फाइनेंशियल्स, और आखिरी में हम लोग वैल्यूएशन देखने वाले हैं। वैल्यूएशन का पार्ट आपको बिल्कुल मिस करना नहीं है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वैल्यूएशन समझने के लिए आपको सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्फो एज के फाउंडर का नाम है संजीव बिखचंदानी। 1995 में इस कंपनी को ऑफिशियली शुरू किया गया था। मैं ऑफिशियली इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि 1995 से पहले भी बिखचंदानी जी अपने बिजनेस पार्टनर के साथ इन्फो एज के नाम के अंडर में 2 बिजनेस कर रहे थे। उसमें पहला था सैलरी सर्वे और दूसरा था फार्मास्यूटिकल ट्रेडमार्क के बारे में। अब जो फार्मास्यूटिकल ट्रेडमार्क का जो कंसेप्ट था वो उनके बिजनेस पार्टनर का था, तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन सैलरी सर्वे के बारे में हम लोग बात करते हैं। सैलरी सर्वे में ये लोग एंट्री लेवल की सैलरी सर्वे करते थे, यानी कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स है उनको सैलरी मार्केट से कितनी मिल रही है इसका वो सर्वे करते थे और वो कंपनियों को बेचते थे। अब यहाँ तक इंटरनेट का कोई भी रोल नहीं था। कुछ साल बाद ये दोनों बिजनेस पार्टनर अलग हो गए और जो ट्रेडमार्क वाला बिजनेस है वो उनके बिजनेस पार्टनर ने रख लिया, क्योंकि वो उनका कंसेप्ट था, और ये सैलरी सर्वे वाला बिजनेस बिखचंदानी जी ने अपने पास रख लिया। फिर 1997 में बिखचंदानी जी ने Naukri.com की शुरुआत की। अब ये वो पीरियड था कि जहाँ पे पूरे इंडिया में सिर्फ 17,000 ईमेल आईडीज थे, यानी कि आप इमेजिन कर सकते हो कि उस पीरियड में इंटरनेट एक्सेस कितना लिमिटेड था। उस वक्त न्यूज़पेपर में जो भी ऐड आती थी वो एड्स Naukri.com पे अपलोड की जाती थी। इन्फो एज के पास Naukri.com के अलावा और 3 कोर बिजनेस हैं। उसमें से पहला आता है जीवनसाथी.com जो कि 2004 में शुरू किया गया था, फिर 99acre जो कि 2005 में शुरू किया गया, और फिर शिक्षा.com जो कि 2008 में शुरू किया गया था। इसके साथ साथ इन्फो एज बाकी स्टार्टअप में भी बहुत अग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करती है। उसमें से एक थी पॉलिसी बाजार, जिसमें इन्फो एज ने 2008 में इन्वेस्ट किया था। ये बहुत ही एक अर्ली इन्वेस्टमेंट थी पॉलिसी बाजार में। फिर 2010 में जोमेटो में भी इन्वेस्ट किया गया। अब कुछ महीनों बाद जोमेटो का भी आईपीओ आने वाला है, और इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में वैल्यूएशंस में देखेंगे। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो आज की डेट में संजीव बिखचंदानी जी वाइस चेयरमैन है इन्फो एज के, और पिछले ही साल इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्फो एज के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर है हितेश ओबेरॉय, जिन्होंने 2000 में इन्फो एज को ज्वाइन किया। उससे पहले वो हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम करते थे। अब हम लोग बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे, और इसमें आपको इन्फो एज के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें पता चलने वाली है जो कि शायद से आपको पता नहीं होगी। इन्फो एज के मेन 4 बिजनेसेस हैं जो वो खुद हैंडल करती है। उसमें से पहला आता है रिक्रूटमेंट स्पेस। रिक्रूटमेंट स्पेस में पहली वेबसाइट आती है Naukri.com जो कि एक फ्लैगशिप ब्रांड है और रिक्रूटमेंट स्पेस में लीडर भी है। अब Naukri.com एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है जिसमें 2 एंटिटी आती है। एक आता है एम्प्लॉयर और दूसरा आता है जॉब एप्लीकेंट, जो कि उस प्लेटफॉर्म पे अपना रिज्यूमे फ्रीली अपलोड कर सकता है। लेकिन Naukri.com का जो रेवेन्यू है वो एम्प्लॉयर से आता है, ताकि वो ये रिज्यूमे डेटाबेस को एक्सेस कर सके। फिर दूसरी वेबसाइट आती है firstnaukri.com। ये वेबसाइट जो फ्रेश ग्रेजुएट्स है या फिर लास्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स है उन्हें टारगेट करती है। फिर तीसरी वेबसाइट आती है naukrigulf.com। ये वेबसाइट जो 6 गल्फ कंट्रीज है उन्हें टारगेट करती है। उसमें आते हैं यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फिर सऊदी अरेबिया, कतार, बहरीन, ओमान और कुवैत। इन्फो एज ने 2019 में हाई ऑर्बिट प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर किया था। इसके अंडर में 2 वेबसाइट आती है। पहली आती है hiris.com जो कि जो आईटी प्रोफेशनल्स है उनके रिक्रूटमेंट के लिए यूज होता है, और दूसरी आती है iimjobs.com। अब नाम से आपको पता चल रहा होगा कि जो IIM ग्रेजुएट्स है या फिर जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट के ग्रेजुएट्स है उनके रिक्रूटमेंट के लिए ये वेबसाइट है। अगर आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग मोटिवेट होकर और नए नए टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए वीडियो ला सकें। अगर हम लोग मार्केट शेयर की बात करते हैं तो Naukri.com का मार्केट शेयर 75 to 80% के आसपास है, और Naukri.com के मेन कंपटीटर है Monster.com, Shine.com और TimesJob.com। अब Naukri.com में ऐसा क्या है कि जो 75 to 80% का मार्केट शेयर इनके पास है, क्योंकि इस बिजनेस में नेटवर्क इफेक्ट का मोड है। नेटवर्क इफेक्ट यानी कि क्या, जैसे व्हाट्सएप है। अब आपके पास व्हाट्सएप अकाउंट क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली आपके जो दोस्त है, आपके जो रिलेटिव्स है, फैमिली मेंबर्स है, उनके पास व्हाट्सएप है, इसीलिए आप व्हाट्सएप पे हो। और सेम केस यहाँ पे प्ले होती है। Naukri.com पे सबसे ज़्यादा जॉब्स है, इसीलिए सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट्स Naukri.com पे जाते हैं जॉब्स ढूंढने के लिए,
और सबसे ज्यादा एप्लीकेंट्स Naukri.com पे जाते हैं, इसीलिए बहुत सारे एम्प्लॉयर अपने जॉब्स भी Naukri.com पे ही अपलोड करते हैं। तो ये एक वर्चुअस साइकिल है, जहां पर ज्यादा जॉब्स होंगे वहीं पे ज्यादा एप्लीकेंट्स आएंगे, और जहां पे ज्यादा एप्लीकेंट्स होंगे वहीं पे ज्यादा एम्प्लॉयर आएंगे। और सेम केस 99 acre पे भी प्ले होती है। इन्फो एज की और एक वेबसाइट है jobhai.com, जो कि बेसिक है लेकिन वो ब्लू कॉलर जॉब्स को टारगेट करती है। अब ब्लू कॉलर जॉब्स मतलब क्या है? जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड लेबर रहते हैं उनके रिक्रूटमेंट के लिए ये वेबसाइट यूजफुल रहेगी। अब जैसे वेटर हो गए, ड्राइवर हो गया, वॉचमैन हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, इनके लिए ये वेबसाइट रहेगी। लेकिन ये बहुत ही बेसिक लेवल पे अभी करंटली सिर्फ दिल्ली और नोएडा रीजन में फंक्शनल है। अब ये जो बिजनेस मॉडल है वो चाइना में बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि चाइना में जो ब्लू कॉलर जॉब्स की वेबसाइट्स है वो तकरीबन 10 लाख से 20 लाख एंटरप्राइज के साथ काम कर रही है। और इंडिया में अभी तक हमें पता नहीं है कि ये बिजनेस मॉडल सक्सेस होगा कि नहीं होगा। शायद से इन्फो एज अगले 5 से 7 साल ले सकती है पूरे पैन इंडिया में फंक्शनल करने के लिए। अब दूसरा बिजनेस आता है 99acre.com। ये भी एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है जिसमें 3 एंटिटी आती है। पहला आता है बिल्डर या फिर रियल एस्टेट डेवलपर, दूसरा आता है ब्रोकर, और तीसरा आता है इंडिविजुअल सेलर या फिर परचेसर। अब यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन बिल्डर या फिर ब्रोकर से होता है। इंडिविजुअल सेलर या फिर परचेसर अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट कर सकते हैं 99acre.com पे फ्री में। 42% रेवेन्यू आता है बिल्डर से और 58% रेवेन्यू आता है ब्रोकर से। अगर हम लोग मार्केट शेयर की बात करते हैं तो 99acre.com का मार्केट शेयर है 40% के आसपास, और इसके मेन कंपटीटर है magicbricks.com, commonfloor.com और housing.com। इनके अलावा और एक कंपटीटर है squaread.com। ये भी एक प्लेटफॉर्म बिजनेस ही है, लेकिन इनका रेवेन्यू ब्रोकरेज से ज्यादा आता है। ब्रोकरेज यानी ये कंज्यूमर को हेल्प करते हैं उनके रियल एस्टेट परचेस करने में। अब हेल्प मतलब क्या? जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही कि नहीं, टाइटल क्लियरेंस है कि नहीं, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, सारी बातों का ध्यान ये कंपनी रखती है। इन शॉर्ट ऑफलाइन लेवल पे एक ब्रोकर जो भी काम करता है कंज्यूमर का, वो सारे काम ये वेबसाइट कर देगी। अब फ्यूचर में हमें ये देखना होगा कि कंज्यूमर कौन से बिजनेस मॉडल के पास ज्यादा अट्रैक्ट होता है। अगर ये ब्रोकिंग बिजनेस वाले बिजनेस मॉडल के पास ज्यादा अट्रैक्ट होता है तो ये बाकी जो बिजनेस है वो डिस्टर्ब हो सकती है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इन्फो एज ने एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका नाम है टेरा इकोनॉमिक एंड एनालिटिक्स लैब। अब ये स्टार्टअप रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे प्रॉपर्टी के ओनर्स कौन कौन है, या फिर उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा है, टाइटल क्लियरेंस, ये सारी इंफॉर्मेशन ये स्टार्टअप अपने पास रखती है। तो इसका यूज करके शायद से 99acre.com में फ्यूचर में कुछ अच्छी सर्विसेज आ सकती है जो squaread.com को कम्पीट कर सके। 99acre.com फिलहाल में प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। उसका रीजन ये है कि पिछले 1 साल से अगर आपने टीवी पे कमर्शियल्स देखे होंगे तो 99acre के जो कंपटीटर है वो बहुत ही हेवीली एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड कर रहे हैं, और उसी के लिए अगर 99acre को अपना मार्केट शेयर खोना नहीं है तो उसे भी एड्स पे स्पेंड करना होगा। इसके वजह से फिलहाल में 99acre लॉस मेकिंग है, लेकिन अगले 1 या फिर 2 साल में ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी। फिर तीसरा बिजनेस आता है जीवनसाथी.com। अगर हम लोग ओवरऑल मार्केट शेयर की बात करते हैं तो जीवनसाथी.com 3 नंबर पे आती है, और जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे टॉप पे है। और अगर हम लोग रेवेन्यू मॉडल की बात करते हैं तो कोई भी इस वेबसाइट पे अपना बायोडाटा अपलोड कर सकता है, लेकिन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर आपको एक्सेस करनी है तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ये कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है। फिर आखिरी में हम लोग देखते हैं शिक्षा.com। शिक्षा.com भी एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है जहाँ पे 2 एंटिटी आती है, एक तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी आती है, या फिर जो कोर्स ऑफर करते हैं वो आते हैं, और दूसरे साइड पे स्टूडेंट्स आते हैं। यहाँ पे भी जो मेन रेवेन्यू आता है वो यूनिवर्सिटीज या फिर कॉलेजेस से आता है, और ये बिजनेस भी अभी प्रॉफिटेबल नहीं है। अब इन 4 बिजनेसेस के अलावा भी इन्फो एज स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट करता है, लेकिन इन्फो एज मेनली उन्हीं स्टार्टअप में इन्वेस्ट करता है जो इन्फो एज के मेन 4 बिजनेस सेगमेंट से रिलेटेड हो या फिर उन बिजनेसेस को सपोर्ट करते हो। जैसे कि लास्ट ईयर में Hirist.com या फिर IIMjobs.com में इन्वेस्ट किया था, जो कि रिक्रूटमेंट स्पेस से रिलेटेड है। इसके अलावा Adda247, codingninja.com, Univarity.com, NoPaperForm.com, ये एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड स्टार्टअप्स है। और थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया कि जो टेरा एनालिटिकल वाला बिजनेस है वो रियल एस्टेट से रिलेटेड है, और उसमें भी इन्फो एज ने लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन इसके अलावा और 2 स्टार्टअप है जो अभी यूनिकॉर्न बन चुकी है, उसमें इन्फो एज ने बहुत ही अर्ली स्टेज पे इन्वेस्ट किया था, जो कि इनके मेन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। उसमें एक आता है जोमेटो और दूसरा आता है policybazaar.com। अब हम लोग फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे।
इसमें मैं आपको 2016 से 2020 तक का कितना रेवेन्यू हुआ और प्रॉफिट कितना हुआ उसके बारे में बात करेंगे। 2021 के बारे में इसलिए नहीं बात करेंगे क्योंकि जिस दिन मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक Q4 के रिजल्ट नहीं आए हुए, और इसके साथ साथ हम लोग सेगमेंटल रेवेन्यू भी देखेंगे। ये देखना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें जानना चाहिए कि कौन से सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आ रहा है और कितना प्रॉफिट आ रहा है। 2016 में रेवेन्यू था 717 करोड़ रुपीस, वही 2020 में 1272 करोड़ रुपीस। अगर हम लोग रेवेन्यू की ग्रोथ देखते हैं CAGR टर्म्स में तो वो आती है 15.4%। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो 2016 में वो था 135 करोड़ रुपीस और 2020 में 402 करोड़ रुपीस। यहाँ पे CAGR टर्म्स में प्रॉफिट ग्रोथ आती है 31.3%। अब हम लोग सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करते हैं। 2016 में रिक्रूटमेंट सेगमेंट का रेवेन्यू था 529 करोड़ रुपीस, वही 2020 में 906 करोड़ रुपीस। CAGR टर्म्स में ग्रोथ आती है 14.4%। मेट्रोमेनियल का 47 करोड़ रुपीस 2016 में और 2020 में 84 करोड़ रुपीस। CAGR टर्म्स में रेवेन्यू ग्रोथ 15.5%। रियल एस्टेट में 2016 में रेवेन्यू था 108 करोड़ रुपीस, वही 2020 में 228 करोड़ रुपीस। CAGR टर्म्स में रेवेन्यू ग्रोथ आती है इसमें 20.5%। रिक्रूटमेंट स्पेस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 274 करोड़ रुपीस 2016 में और वही 2020 में 504 करोड़ रुपीस। अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं रिक्रूटमेंट स्पेस में सिर्फ, तो वो आती है 55% के आसपास और CAGR ग्रोथ आती है 16.4% के आसपास। और आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मैट्रिमोनियल और रियल एस्टेट दोनों ही लॉस मेकिंग के। फाइनेंशियल ईयर 2020 में रियल एस्टेट 84 ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिटेबल हुई थी, लेकिन पैट लेवल पे यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेवल पे रियल एस्टेट लॉस मेकिंग थी। वैसे फाइनेंशियल्स में बताने के लिए बहुत कुछ है, इसके लिए आप कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन रेफर कर सकते हैं infoage.com का। इन्फोएज का जो मेन बिजनेस है naukri.com वाला, वो एक्चुअली कैश जनरेटिंग बिजनेस है और उस कैश का इन्फोएज यूज करती है बाकी बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए और इसके साथ साथ जो बाकी स्टार्टअप कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं हम लोग वैल्यूएशंस के बारे में। अगर हम लोग प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं इन्फोएज का, तो वो 200 के आसपास आ रहा है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। अब मार्केट इन्फोएज को हाई वैल्यूएशन सिर्फ इसलिए नहीं दे रही है कि इनका जो मेन बिजनेस है वो कैश जनरेटिंग बिजनेस है। इसके साथ साथ इन्फोएज ने कुछ स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया हुआ है जिसका वैल्यूएशन आज बहुत ज़्यादा है, वो भी एक रीज़न है। फॉर एग्जांपल जोमेटो या फिर पॉलिसी बाजार हो गया। लास्ट टाइम जब जोमेटो ने फंड रेजिंग की थी तब उन्होंने 45,000 करोड़ के वैल्यूएशंस के ऊपर फंड रेज किए थे और इन्फोएज का जोमेटो में 19.30% का स्टेक है और उस स्टेक की वैल्यू आती है 8,600 करोड़ के आसपास। और अगले कुछ महीनों में जोमेटो मार्केट में लिस्ट होने जा रहा है। मार्केट का ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि उस टाइम जोमेटो का वैल्यूएशन 60,000 करोड़ के आसपास रहेगा। तो उस हिसाब से इन्फोएज के स्टेक का कैलकुलेशन 12,000 करोड़ के आसपास आता है। और दूसरी जो कंपनी है पॉलिसी बाजार, उसने लास्ट टाइम जब फंड रेजिंग किया था तो उन्होंने 18,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे फंड रेज किया था और इन्फोएज का पॉलिसी बाजार में 15.10% का स्टेक है और उस स्टेक की वैल्यू आती है 2,700 करोड़ रुपए। तीसरा आता है हैप्पीली अनमैरिड, उसका वैल्यूएशन इतना नहीं है, कुछ 200 करोड़ के आसपास है और इन्फोएज का उसमें स्टेक 30% है, तो उस हिसाब से उसकी स्टेक की वैल्यू आती है 66 करोड़ के आसपास। अगर हम लोग इन्फोएज का इन तीनों स्टार्टअप के स्टेक का कैलकुलेशन देखते हैं तो वो नियर अबाउट 15,000 करोड़ के आसपास आता है और आज के डेट में इन्फोएज का मार्केट कैपिटल 55,000 करोड़ के आसपास है। यानी कि क्या 55,000 करोड़ में से 15,000 का जो वैल्यूएशन है वो तो इन स्टार्टअप से आ रहा है। अब बाकी रहा 40,000 करोड़ का वैल्यूएशन। अगर हम लोग इन्फोएज के जो 4 कोर बिजनेस है उनका प्रॉफिट देखते हैं तो वो ईयरली 200 से 250 करोड़ के आसपास आता है और वो 200 से 250 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट है वो भी 40,000 करोड़ के वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं कर सकता। देखो कंपनी जो है वो बहुत अच्छी है, कंपनी का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन जिस वैल्यूएशंस पे वो आज ट्रेड कर रहे हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है। और अगर हम लोग स्टार्टअप की बात करते हैं तो उनके सारे के सारे स्टार्टअप अभी लॉस मेकिंग है। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट ने किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया, डेफिनेटली मैनेजमेंट बहुत टैलेंटेड है और कुछ सोच समझ के उन्होंने उस पर इन्वेस्ट किया होगा। और अगले 1-2 साल में किसी 1-2 स्टार्टअप को जोमेटो जैसा वैल्यूएशन मिलता है तो डेफिनेटली आज का वैल्यूएशन इन्फोएज को जस्टिफाई करता है। लेकिन आज के डेट में हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे
कि कौन सा स्टार्टअप अच्छा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस चैनल पे अलग अलग फाइनेंशियल टॉपिक्स और अलग अलग स्टॉक एनालिसिस करता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर अगले हफ्ते और एक नए टॉपिक के साथ।